गाइस वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि विज्ञान से प्रत्येक एग्जाम में जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। खास करके बीपीएससी अगर प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें लगभग 20 से 30 क्वेश्चन जो है साइंस से ही रहते हैं। एसएससी, रेलवे और आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किसको बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? ए प्लैटिनम, बी पारा, सी आयरन पाराइट्स एंड डी जस्ता। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना अर्थात फॉल्स गोल्ड आयरन पायराइट को कहा जाता है। अब आयरन पायराइट का सूत्र क्या होता है? FeS2। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। आयरन पायराइट्स FeS2 इसका सूत्र होता है आयरन पायराइट्स को, और आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? अर्थात ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है? ए 17 डिग्री सेल्सियस, बी 27 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस, डी 47 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर सेल्सियस में ना हो तो फिर कैसे उसको, अगर फॉरेनहाइट में रहे तो क्या होगा आंसर? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर आपको सेल्सियस मालूम है देन यू कैन अचीव द फॉरेनहाइट। तो फॉरेनहाइट को निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है? सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। इस फार्मूला को याद रखिएगा। अगर कोई विद्यार्थी यूपीपीसीएस वगैरह दे रहे हो या रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ ये फार्मूला हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जहाँ आपको निकालने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो C इंटू 9/5 प्लस 32, अब इसको इस पर बैठा दीजिए। आपके पास जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है आपको मालूम है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आंसर हमें निकालना है फॉरेनहाइट में। तो C की जगह पर क्या रखिएगा? 37 इंटू 9/5 प्लस 32 है। तो 37 इंटू 9 कीजिएगा तो 9 से 63 यानी 333 बटा में क्या है 5 प्लस 32। तो इसको जब कीजिएगा तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 98.6 डिग्री क्या फॉरेनहाइट। तो यही अगर फॉरेनहाइट में रहता तो हमारा क्या होता? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो मानव शरीर का सामान्य ताप अगर फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6, ठीक है, 98.6 हो जाएगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में इनमें से किसका प्रयोग होता है? ए सोडियम नाइट्रेट, बी भारी जल, सी ब्रोमीन एंड डी पोटेशियम परमैंगनेट। न्यूक्लियर जो भट्टी होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें क्या होता है? भारी जल का प्रयोग होता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। D2O को क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं, अर्थात ड्यूटेरियम का ऑक्साइड बोलते हैं इसको। भारी जल को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम का ऑक्साइड। और इसका प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। और भारी जल जमता कितना डिग्री सेल्सियस पर है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर यह जम जाता है। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसको सफेद सोना कहा जाता है? अर्थात व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है? ए हीरा को, बी पारा को, सी प्लैटिनम को, डी जस्ता को। व्हाइट गोल्ड प्लैटिनम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ए पायरिडॉक्सिन, बी कैल्सिफेरॉल, सी फिलोक्विनोन एंड डी थायमिन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। अब विटामिन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। विटामिन के की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो क्या होगा? अगर आपको चोट लग जाता है और ब्लड गिरता है तो ब्लड का थक्का नहीं बन पाएगा, अर्थात ब्लड रुकता नहीं है। तो ये एक बहुत दिक्कत है। तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, आपको विटामिन के की कमी है। सो विटामिन के की कमी के कारण पूछता है प्रश्न एग्जाम में क्या होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। इसकी सोर्स क्या क्या है? अगर आप क्या क्या खाइएगा तो आपको विटामिन के प्राप्त होगा। टमाटर, हरी सब्जियां, ये सब इसके सोर्स हैं।
तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो गया? फेलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। चलिए अब है अगला प्रश्न, विटामिन बी का आविष्कार किसने किया? ए फंक, बी मैकुलन, सी हनीमैन, डी हॉपकिंस। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन के द्वारा किया गया था। अब फंक साहब ने क्या किया था? फंक साहब ने सिर्फ विटामिन का आविष्कार किया था। और अगर हम हॉपकिंस की बात करें तो हॉपकिंस ने विटामिन डी का आविष्कार किया था। और अगर हनीमैन की बात करें तो हनीमैन को होम्योपैथिक के आविष्कार के लिए जाना था। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, विटामिन बी मैकुलन, सिर्फ विटामिन फंक, विटामिन डी का हॉपकिंस और होम्योपैथी हनीमैन। तो होम्योपैथी हनीमैन, विटामिन डी हॉपकिंस, विटामिन बी मैकुलन एंड सिर्फ विटामिन अगर रहे तो फंक। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ए संवेग के कारण, बी अपकेंद्री बल के कारण, सी अभिकेंद्री बल के कारण, या डी केशिकत्व के कारण। तेल जो दीप होता है अर्थात जो दीपक होता है उसमें आपको बताना है कि तेल किस प्रिंसिपल के कारण ऊपर चढ़ता है। या लालटेन देखे होंगे तो लालटेन में तेल बत्ती में किस प्रिंसिपल के कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है केशिकत्व के कारण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन यूरेनियम का अयस्क है? ए क्यूपराइट, बी पिंच ब्लैंड, सी सीडेराइट एंड डी जिंक ब्लेड। यूरेनियम का अयस्क बताना है आपको। तो यूरेनियम का अयस्क होता है कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड। चूंकि कार्नेटाइट इस ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में क्या आपको दिख रहा है? यूरेनियम का अगला अयस्क पिंच ब्लेड। तो आंसर क्या होगा? बी पिंच ब्लेड। अब अन्य बाकी सब जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो किसका अयस्क है? अगर हम क्यूपराइट की बात करें तो क्यूपराइट किसका है? कॉपर का। सीडेराइट किसका है? सीडेराइट है लोहा का अर्थात Fe का। और जिंक ब्लेड किसका है? जिंक ब्लेड है जिंक का। तो यूरेनियम का आपको दो अयस्क मालूम होना चाहिए, पहला है पिंच ब्लेड और दूसरा है कार्नेटाइट। चलिए अगला प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? ए अमाशय, बी अग्नाशय, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग होता है जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस, अर्थात लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? अग्नाशय। ओके, इंसुलिन का खोज किसने किया था? कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है। इंसुलिन का खोज किए थे बैंटिंग एवं बेस्ट ने। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन का खोज किसने किया था? बैंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। इंसुलिन का स्रवण अगर कम हो जाए बॉडी में, अर्थात सेक्रेशन इंसुलिन का बॉडी में कम हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह उसको बोलते हैं, अर्थात डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज सुने होंगे आपने। तो इंसुलिन की स्रवण कम होने के कारण है बॉडी में डायबिटीज हो जाता है, इसीलिए इंसुलिन का सुई पड़ता है। आगे अगर इसका श्रवण ज़्यादा हो जाए, मान लेते हैं एक तो चलिए कम हो गया तो डायबिटीज हो जाता है। अगर इसका श्रवण ज़्यादा हो जाए, एक्सेस सेक्रेशन होने लगे तो क्या होगा? एक्सेस सेक्रेशन होगा तब भी एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया। और जिसके कारण जनन क्षमता जो है वो कम होने लगता है। तो इतनी बातें आपको इंसुलिन के बारे में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? पीछे हमने एक प्रश्न आपको बताया था जिसमें विटामिन के जब हम डील कर रहे थे तो आपको बताया था कि विटामिन के की कारण अगर कमी हो जाए बॉडी में, अगर आपके विटामिन के कमी हो जाए तो ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। क्या होता है? ब्लड का थक्का बाहर में अगर चोट लग जाए आपको तो थक्का नहीं बन पाता है। यहाँ एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रोटीन के शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन सा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को थमने से, बॉडी के अंदर? ए फाइब्रिनोजेन, बी हिपेरिन, सी इरेप्सिन एंड डी लाइपेज। ठीक है, आपने सुना होगा एक हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का काम क्या होता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन का काम होता है, इसका जो उत्पादन है लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, हिपेरिन जो विटामिन है, प्रोटीन है, उसका उत्पादन कहाँ होता है? लीवर में होता है। और इसका काम क्या होता है? ये बॉडी में रक्त को क्लॉट होने से रोकता है, अर्थात थक्का होने से रोकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हिपेरिन।
अर्थात हिपेरिन प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? ए रिसर्च एंड डेराइव्ड एक्सप्लोसिव, बी रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, सी रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सपीरियंस, डी रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजन। ठीक है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अच्छा, इसका खोज किसने किया था? आरडीएक्स का खोज 1899 में जर्मन के वैज्ञानिक हैंस हेनिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हैंस हेनिंग के द्वारा किया गया था। अगला है आरबीसी को कब्रिस्तान कौन कहलाता है? अर्थात आरबीसी का कब्रिस्तान यहां का कर लीजिए, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी ब्रिक, डी प्लीहा। देखिए, आरबीसी का जो कब्रिस्तान अर्थात ग्रेवयार्ड होता है किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। अगला है यकृत अर्थात लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? यकृत अर्थात लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी में है विटामिन के। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए सुरक्षित रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन ए। अगला प्रश्न है आपको, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी सोरोलॉजी एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो कवकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सी कर लीजिए ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी इनमें से कोई नहीं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लाइसोसोम। अगला है, इनमें से कौन सा यंत्र ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? अर्थात ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में इनमें से कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? ए माइक्रोफोन, बी लाउड स्पीकर, सी सितार एंड डी डायनमो। माइक्रोफोन ध्वनि को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अर्थात ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम किसका है? माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार का काम क्या है? सितार का काम है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वहीं डायनमो का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है, इनमें से किस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं? ए न्यूटन के प्रथम गति नियम, बी न्यूटन के द्वितीय गति नियम, सी न्यूटन के तृतीय गति नियम एंड डी इनमें से कोई नहीं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ बेहतरीन साइंस के प्रश्नों के साथ।